पिछले क्लास में हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया था। आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोध का संयोजन। पहला चीज तो यह था कि प्रतिरोध, जिसके बारे में हमने कल बात किया था। प्रतिरोध क्या है, जिसको हम रेजिस्टेंस आर कहते हैं। ये पदार्थ की वह प्रकृति है जिस प्रकृति के कारण वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। और अपोज क्यों करता है उसका भी कारण कल हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है, अर्थात किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, तो धनात्मक आवेश की ओर जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो उसी की जैसे और भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और वो उस मटेरियल के अंदर उपस्थित अन्य एटम या इम्प्योरिटी जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल से टकराकर उनकी गति कम होती है। और गति कम होने की ही जो प्रक्रिया है, वही जो प्रभाव है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। मगर रेजिस्टेंस की आवश्यकता क्या होती है, मतलब हमारे लिए ऐसा क्या चीज है कि क्यों रेजिस्टेंस आवश्यक है। तो रेजिस्टेंस की आवश्यकता बिल्कुल उस तरीके से है कि इसको फिर से हम एक एनालॉजी के रूप में समझते हैं, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को पैदल जब वो चलता है तो पैदल चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी है। कोई सतह बिल्कुल चिकना है, जैसे टाइल्स के ऊपर हमने तेल डाल दिया, उसके ऊपर चलना आसान नहीं है। लेकिन वहीं पर टाइल्स यदि सूखा रहेगा तो आसान है, और टाइल्स नहीं रहेगा, सामान्य सतह है, तो चलना और आसान हो जाएगा। अर्थात दो सतह के मध्य जितना फ्रिक्शन होगा, कार्य उतना ही अच्छे से संपादित हो सकता है। तो जिस प्रकार से घर्षण बल कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार विद्युत में घर्षण बल का जो रोल प्ले करता है वो प्रतिरोध है। अर्थात जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल मैकेनिक्स में, नॉर्मल लिनियर मोशन में जो कार्य करता है, वही काम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में काम करता है। तो रेजिस्टेंस का जो भौतिक महत्व है वो क्लियर हुआ कि करंट फ्लो हो रहा है, मगर एक तार पर जितना भी करंट फ्लो होते हैं, अब उस तार से बहुत से कंपोनेंट एडेड रहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं कि मान लेते हैं हम कि ये एक हमारे पास विभवांतर है, ये विभवांतर हमने 220 वोल्ट का लगाया। इस 220 वोल्ट के विभवांतर के कारण इस परिपथ में, ये विद्युत एक परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में यहां हमने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया इस तरीके से, और हम ये देख रहे हैं कि इस बल्ब का जो प्रतिरोध है, इसका अपना स्वयं का प्रतिरोध होगा, जिसके कारण वो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। तो हो सकता है इस पर 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। अब ऐसी भी स्थिति है कि ये बल्ब तो 1.5 एम्पियर तक के करंट को हैंडल कर सकता है, इसलिए इसमें से उतने करंट फ्लो हो रहे हैं। मगर कहीं ऐसा हुआ कि यदि इसके समानांतर में हमें कोई और डिवाइस इस तरीके से हमें क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, जोड़ना पड़ा उसको चलाने के लिए। यहां हमने बटन लगा दिया इस तरीके से। अब ये देखते हैं कि ये डिवाइस की जो मैक्सिमम रेटिंग है वो कितने करंट को अपने से फ्लो करा सकती है, और उतना करंट फ्लो होगा तब कहीं जाकर यह डिवाइस कार्य कर पाएगा संपूर्ण रूप से। हो सकता है इस पर जो करंट फ्लो होना है वो केवल 0.5 एम्पियर तक का हो। तो इसका तात्पर्य तो यह है, या 0.5 एम्पियर तक का हो, और ये दोनों पैरेलल सर्किट होने के कारण इनमें से 1.5 एम्पियर का करंट आपस में डिवाइड हो गया। या ऐसा ले सकते हैं हम कि मान लेते हैं कि 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर से 1.5 एम्पियर का करंट इस बल्ब से होकर चला गया, तो बचा हुआ 1.5 एम्पियर इसमें से आएगा। अब देखेंगे ध्यान से, इस रास्ते से 1.5 एम्पियर का करंट बह रहा है, और इसमें लगे हुए डिवाइस को अधिकतम कितना एम्पियर चाहिए ऑपरेट होने के लिए, 0.5, अर्थात आधा एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर का करंट यदि इसमें से हम फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर मौजूद जो भी फिलामेंट होंगे या जो भी वायर होगा वो वायर जल जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण, और ये डिवाइस खराब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो उन चीज़ों को रोकना है, तो उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर इसके पाथ में कहीं कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। उतने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे
जो कि 1.5 एम्पियर के करंट को रोक कर इसके पास केवल और केवल 0.5 एम्पियर तक के करंट को बहने देगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वास्तव में किसी भी सर्किट में प्रयोग किया जाने वाला वह एलिमेंट है, वह युक्ति है जो उस सर्किट में नेसेसरी डिवाइस के पास जितना करंट पहुंचाना है उस करंट को, उतने अमाउंट ऑफ करंट को वहां सेंड करने का काम करता है। अर्थात यदि ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो 1.5 एम्पियर का करंट इससे फ्लो होगा और वो इस डिवाइस को क्या कर सकता है? बर्न कर सकता है, जला सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेटिंग 0.5 एम्पियर को होल्ड करने की है। उससे ज्यादा का करंट इससे फ्लो होगा तो जल जाएगा। तो करंट को हम रोकेंगे कैसे? करंट को रोकना, इसका तात्पर्य फ्लो ऑफ चार्ज को रोकना, और फ्लो ऑफ चार्ज को कौन रोकता है? प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस रोकता है। तो ये तो रेजिस्टेंस की बात हुई। तो जैसे हमने सर्किट में यहां एक रेजिस्टेंस लगाया, ये तो बहुत छोटा सा सर्किट था। इसी प्रकार से कई ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगते हैं। तो वो सर्किट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हों, तो उन सर्किट का जो साइज है वो हेवी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बल्कि हो सकता है। तो उनके साइज को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। अर्थात मान लेते हैं कि किसी सर्किट में 10 प्रतिरोध हमने लगाया है, मगर हम ये देखते हैं कि उसको शॉर्ट आउट करके हम केवल 2 रेजिस्टेंस से काम चला सकते हैं। अर्थात 8 रेजिस्टेंस हमने एक्स्ट्रा उसमें लगाया हुआ है। मान में परिवर्तन हो सकता है मगर डिवाइस की संख्या भी तो कम होगी। तो प्रतिरोध का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसी चीज के लिए आया कि किसी सर्किट के जो आकार है उस आकार को मिनिमाइज से मिनिमाइज करें मगर उसकी वर्किंग कैपेसिटी में कोई भी अंतर ना आए। तो मिनिमाइज करने का जो टेक्निक होता है, अर्थात उसके लघुकरण हम कह सकते हैं कि कोई भी विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ जो बहुत बड़े आकार में है, बड़े आकार के विद्युत परिपथ को हमें मिनिमाइज करना है, लघुकृत करना है। तो उसके लिए जिस सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं वो है कॉम्बिनेशन। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध के लिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की है। अब किसी विद्युत परिपथ में केवल प्रतिरोध बस प्रयोग नहीं होता, संधारित्र और कुंडली का भी प्रयोग होता है, उनके भी संयोजन की बात होती है। मगर हमारे सिलेबस में केवल और केवल प्रतिरोध का संयोजन है। हिंदी में आप लिखेंगे तो यह है प्रतिरोध का संयोजन। संधारित्र और कुंडली हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनके ऊपर डील नहीं कर रहे हैं। हमें मेन जो वर्क है वो केवल केवल रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो प्रतिरोध का संयोजन क्यों करना पड़ता है? उसका कारण है कि जो भी विद्युत परिपथ है उसके आकार को कम करने के लिए, घटाने के लिए, लघुकृत करने के लिए। क्योंकि जो काम 2 रेजिस्टेंस से हो सकता है उस काम के लिए 10 रेजिस्टेंस को लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान में अंतर हो सकता है मगर रेजिस्टेंस की संख्या हम इसको मैटर कर रहे हैं। तो इस आधार पर प्रतिरोध के संयोजन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा होता है हम लोग का समांतर क्रम में संयोजन। अब इन दोनों का अपना एक डेरिवेशन है। यदि हम श्रेणी क्रम के संयोजन की बात करते हैं, देखेंगे इस तरफ, श्रेणी क्रम कब कहा जाएगा? किसी प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में कब कहेंगे कि ये एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। दोनों प्रतिरोध को हमने क्या किया, इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ये, और बीच में यहां हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया। ये बैटरी है, ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है, और ये हमारे पास एक विद्युत विभव का स्रोत है जो वोल्टेज V प्रदान कर रहा है इस परिपथ के लिए, और ये स्विच है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे हम क्या देखते हैं कि इस बैटरी से, इस सेल से एक करंट प्रवाहित होगी और ये करंट R1 से प्रवाहित होकर R2 से प्रवाहित होकर अपने ऋणात्मक, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक बिंदु की ओर आ जाएगी। अर्थात विद्युत धारा का जो प्रवाह की जो दिशा है वो कैसे है, धनात्मक से बहकर ऋणात्मक की ओर है। ये इस प्रकार की बात है। अब R1 और R2 की हमने बात किया, ये दोनों को श्रेणी क्रम हम कब कहेंगे? 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कब कहलाते हैं? उसका है कि ये एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। ये दोनों श्रेणी क्रम में कब जुड़ेंगे? जब पहले प्रतिरोध का अंतिम बिंदु
दूसरे प्रतिरोध के प्रथम बिंदु से जुड़ जाए और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात इससे जो धारा बह के निकली वही धारा इसमें एंटर करे, तब इस स्थिति में ये दोनों के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। तो ये श्रेणी क्रम है। अब हमने ये देखा कि इस सर्किट को वर्क करने के लिए, इस सर्किट को कार्य करने के लिए दो प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ी। दोनों प्रतिरोध के अपने अलग अलग मान हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन दो प्रतिरोध की जगह हम केवल एक प्रतिरोध का उपयोग करें तो सर्किट का आकार हमारा छोटा हो जाएगा और काम वही होते रहेगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को यदि हमें हटाना है और इनके जगह कोई एक रेजिस्टेंस रखना है तो एक रेजिस्टेंस वाला हमने ऐसा सर्किट बना लिया। ये रेजिस्टेंस R है और बिल्कुल यही सर्किट है इस तरीके से। ये परिपथ बिल्कुल ऐसा ही है। जो कार्य ये परिपथ कर रहा है वही कार्य इस परिपथ का भी है। बिल्कुल इसमें दो प्रतिरोध मिलकर उस कार्य को अंतिम रूप देते हैं। हमें यह ज्ञात करना है इन दो प्रतिरोध की जगह हम एक प्रतिरोध प्रयोग करेंगे जो उसी कार्य को अंजाम दे तो इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसी के लिए हमें अभी यहां डेरिवेशन करना है। तो हम यहां देखते हैं ये विद्युत विभव जो हमने अप्लाई किया, प्रतिरोध जो है वो आवेश को रोकने का कार्य करता है। अतः आवेश की संख्या यदि एक जगह पर ज्यादा रुक रही है और एक जगह कम रुक रही है तो वहां विभव में अंतर आ जाएगा। अर्थात इसके दो बिंदुओं पर जो विभव की मात्रा है, जब वो इस रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं R1 और R2 के, तो हम देखते हैं कि R1 ने कुछ आवेश को अपने अक्रॉस रोक दिया और R2 ने कुछ आवेश को अपने अक्रॉस अपने कैपेसिटी के अनुसार रोका। अर्थात R1 के दोनों बिंदुओं पर आवेश की मात्रा में अंतर होगा और उसी प्रकार R2 के दोनों बिंदुओं पर आवेश की मात्रा में अंतर होगा। जितने आवेश की मात्रा में अंतर होगा उसी के आधार पर विभव का मान तय होगा और विभव में ही अंतर होगा। अर्थात R1 के पास जो विभव का अंतर है हमने उसको V1 लिया और R2 के पास जो विभव का अंतर है हमने उसको मान लिया V2। अब हम देख रहे हैं कि इस V वोल्टेज को अप्लाई करने से इसमें कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, I। तो ओम्स लॉ के प्रयोग करने से, ओम के नियम से R1 के पास रुकने वाला जो वोल्टेज है V1 ये किसके बराबर होगा, I इंटू R1। ये करंट बहते बहते गया R1 से मल्टीप्लाई करेगा तो I इंटू R1 का जो मान होगा वो इस दो बिंदुओं पर मौजूद विभव के बराबर होगा। अर्थात V1 को हमने I इंटू R1 के बराबर रख लिया। इसी प्रकार से V2 जो है वो हम लोगों का किसके बराबर होगा, I इंटू R2 के बराबर होगा। अब इसी सर्किट को इन दोनों R1 और R2 के जगह पे हमने यहां एक रेजिस्टेंस क्या मान लिया है, R ले लिया है। सेम वोल्टेज सोर्स है, जितना वोल्टेज यहां था उतना ही वोल्टेज यहां है, जितना करंट यहां से बह रहा है उतना ही करंट यहां बह रहा है। बस हमें ये ध्यान रखना कि इन दोनों प्रतिरोध की जगह पर एक सिंगल प्रतिरोध रखेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए। तो यहां देखिए कि ये प्रतिरोध जो हमने, ये विभव जो हम लगा रहे हैं, इस विभव के कारण यहां से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के कारण वो R से फ्लो होकर जा रहा है। अर्थात ये R भी तो आवेश को अपने दोनों बिंदु पर आवेश की मात्रा में अंतर होगा और ये जो आवेश की मात्रा में अंतर होगा वो वही विभव होगा जो हमने यहाँ से अप्लाई किया है। यहाँ तो जो वोल्टेज था वो V1 और V2 दो भागों में टूट गया, मगर यहाँ जो वोल्टेज है वो तो उतना ही है ना जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सर्किट के लिए V का मान किसके बराबर हो गया, I इंटू R के बराबर हुआ। ये सूत्र कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब देखो ओवरऑल वोल्टेज इसके लिए V का मान कितने के बराबर है हम लोगों के, V1 प्लस V2 के बराबर। मान लेते हैं कि मैंने 10 वोल्ट यहाँ सप्लाई किया तो 10 वोल्ट में 6 वोल्ट यहाँ रुक गया, 4 वोल्ट यहाँ रुक गया। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो V का मान किसके बराबर हुआ, V1 प्लस V2 के बराबर हुआ। इस V के जगह में हमने यहां से रख दिया IR, V की जगह हमने रख दिया I इंटू R।
V1 की जगह हमने रख दिया I इंटू R1 और V2 की जगह रख दिया हमने I इंटू R2। यहां से V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V की जगह में हमने क्या रख दिया IR इस समीकरण में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना वोल्टेज दे रहे थे वो दोनों इस जगह में क्या हो गए, बंट जा रहे हैं। अब यहां से I और I दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग, R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया। अर्थात दो अलग अलग प्रतिरोध प्रयोग करने से अच्छा है एक प्रतिरोध प्रयोग करें और उसका मान इन दोनों प्रतिरोध के योग के बराबर होना चाहिए। प्रतिरोध का आकार समान रहता है, उसके मान में बदलाव होते हैं, तो जो उसके मान में बदलाव हो रहा है, देखिए इस सर्किट का आकार बड़ा होगा मगर इसके कंपैरिजन में इस सर्किट का आकार छोटा होगा और दोनों सर्किट समान कार्य कर रहे हैं, तो हमें आकार को घटाते हुए चलना है। और यह आकार कैसे घटता है, इसका जो सबसे शुरुआती जो चीज़ है वो कॉम्बिनेशन का ही है या संयोजन का ही है। तो हमने अभी किस चीज़ के लिए बात किया, अभी श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम को पुनः देखते हैं कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कब कहलाएंगे, जब पहले प्रतिरोध से बहने वाला करंट बहते हुए दूसरे प्रतिरोध से भी बहकर निकले उतना ही, तब उस स्थिति में ये दोनों के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। तो ये श्रेणी क्रम का अपना क्या हो गया, डेरिवेशन हुआ। अब इसी को हमें समानांतर क्रम में करना है। समांतर क्रम में हम किस तरीके से इसके डेरिवेशन करेंगे, समांतर क्रम कहलाता है कि यही वोल्टेज सोर्स से गया, यहां से करंट दो भागों में इस तरीके से विभक्त हो गया, यहां प्रतिरोध लगा R1, यहां प्रतिरोध लगा R2 और ये कुछ इस तरीके से बाहर, ये वोल्टेज V है, यहां हमने स्विच लगा दिया है, ये इस तरीके से R1 और R2, यहां से करंट बह रहा है I। अब देखें इसमें क्या विभाजित होगा, इस बैटरी के दोनों एंड पर विभवांतर V है तो उतना ही विभवांतर तो इन दोनों बिंदुओं पर भी होगा। अर्थात जो आवेश की मात्रा में अंतर इन दोनों बिंदु पर है वही आवेश की मात्रा में अंतर इस और इस बिंदु के बीच में भी होगा। इन दोनों बिंदु के बीच में, इन दोनों बिंदु के बीच में जो विभव का अंतर है वो R1 के लिए भी उतना ही है और R2 के लिए भी उतना ही है, क्योंकि दोनों समान बिंदु से जुड़े हुए हैं। मगर इसमें ऐसा नहीं था, R1 का एक सिरा R2 के एक सिरे से जुड़ा हुआ था, R1 का दूसरा सिरा बैटरी के धनात्मक से, R2 का दूसरा सिरा ऋणात्मक से जुड़ा था। मगर यहां की आप बात करेंगे, R1 का सिरा धनात्मक से और R1 का दूसरा सिरा ऋणात्मक से जुड़ा है, उसी प्रकार R2 का एक सिरा धनात्मक से और R2 का दूसरा सिरा ऋणात्मक से जुड़ा है। अर्थात दोनों प्रतिरोध इस विभव से समान रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जितना भी विभव हमने यहां दिया वो विभव का अंतर इस जगह के लिए भी उतना ही विभव होगा और इस जगह के लिए भी उतना ही विभव होगा। तो विभव में कोई अंतर नहीं आया, कहां, समानांतर पे, मगर विद्युत धारा प्रवाह में अंतर आएगा। उसका कारण यह है कि इसमें से जो भी करंट I बहते हुए गया, स्विच को हमने क्लोज किया तो ये धारा बहते हुए इस बिंदु पर पहुंचा और इस बिंदु पर पहुंचने के बाद धारा ये देखेगा, जहां प्रतिरोध कम है वहां ज्यादा धारा प्रवाहित होगा और जहां प्रतिरोध ज्यादा है वहां कम धारा प्रवाहित होंगे। तो इस हिसाब से ये विद्युत धारा दो भागों में टूट गया, ये I1 और ये इस प्रकार से I2। और देखेंगे कि ये I1 और I2 जिस बिंदु से अलग हो रहे हैं और जिस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, यहां I1 आया और इस जगह पर I2 जाकर क्या हुआ, मिल गया। जिस बिंदु से दोनों अलग हुए और जिस बिंदु पर दोनों जाकर मिलते हैं, उन दोनों बिंदु के बीच के जो भी ब्रांच होते हैं, ये ब्रांच आपस में समानांतर होते हैं। तो समानांतर ज्ञात करने का ये तरीका है कि विद्युत धारा का प्रवाह किस बिंदु से अलग हो रहा है और विद्युत धारा का प्रवाह किस बिंदु में जाकर मिल रहा है। वो दोनों बिंदु के बीच के जो भी ब्रांच होते हैं, जो भी शाखाएं होती है, वो दोनों शाखा आपस में, दो तीन जितने भी होंगे वो सब आपस में समानांतर होते हैं। तो हमने देखा यहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा था V1 और V2 के रूप में, मगर धारा दोनों में समान था। यहां वोल्टेज दोनों में सेम है मगर धारा यहां क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। सीरीज में, श्रेणी क्रम पे क्या होता है, आपका V डिवाइड होता है और I जो रहता है वो सेम होता है, बिल्कुल एज इट इज। मगर समानांतर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, V
सेम होता है और करंट जो है दोनों चीज में डिवाइड होता है इस तरीके से। अब इसके लिए हमें क्या करना है, रिलेशन लिखना है, डेरिवेशन को। इस प्रतिरोध के पास कितना विभवांतर है, V, तो ये V किसके बराबर होगा, करंट I1 R1 से गुजर के जा रहा है, तो I1 इंटू R1 किसके बराबर हो गया, V के बराबर हो गया। ओम्स लॉ का ये भी कथन था, किसी प्रतिरोध से जितना करंट प्रवाहित होगा उस करंट की मात्रा को उस प्रतिरोध से गुणा करने पर जो मान मिलेगा वो उसके विभवांतर के बराबर होगा। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो V का मान किसके बराबर हो गया, I1 इंटू R1। इसी प्रकार इस V का मान किसके बराबर हो जाएगा हम लोगों का, I2 इंटू R2 के बराबर हो गया। तो इस वाले सूत्र से I1 का मान क्या निकल जाएगा, V बटा R1, और इस वाले सूत्र से I2 का मान क्या निकल जाएगा हम लोगों का, V अपॉन R2। अब हम जानते हैं कुल विद्युत धारा का मान I कितने के बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर। इस तरीके से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो दोनों का मान यहां से उठा कर रख दो। अच्छा, ये दो रेजिस्टेंस के बजाय हम इक्विवेलेंट जो सर्किट बनाएंगे वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, एक ही रेजिस्टेंस का इस तरीके से वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R और यहां से करंट I फ्लो हो रहा है। यहां वोल्टेज V का मान किसके बराबर होगा, I इंटू R, तो I का वैल्यू किसके बराबर हो गया, V अपॉन R। जैसे देखें इक्विवेलेंट सर्किट में V इज इक्वल टू IR है, वैसे ही यहाँ भी इक्विवेलेंट जो सर्किट है, जो संयोजित जो सर्किट है हम लोगों का समायोजन वाला, उसके लिए वोल्टेज का मान किसके बराबर होगा, I गुणा R के बराबर। तो यहाँ से I का मान निकाल लेंगे, वो V अपॉन R के इक्वल हो गया। इस डेरिवेशन में देखो वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो हमने कौन सा समीकरण उपयोग किया था, V बराबर V1 प्लस V2। यहां हमारा करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम कौन सा समीकरण उपयोग करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 की बात करेंगे। अब ये I का मान, I1 का मान और I2 का मान हम दोनों यूज रख लेते हैं। I का मान हमने रखा V अपॉन R, I1 का मान रखा V अपॉन R1, I2 का मान रखा V अपॉन R2। अब इसको हल कर दें, V और V सब में कॉमन है, तो आंसर क्या मिला, 1 अपॉन R का वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर मिल गया। तो ये समानांतर क्रम में संयोजन की बात करता है। तो ये दोनों का डेरिवेशन हो गया। सीरीज में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के योग के बराबर रहता है। पैरेलल में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहां सीधे सीधे योग के बराबर होता है, यहां व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यह अंतर है समानांतर क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम की बात किया हमने और ये समानांतर क्रम की बात किया। ये दो डेरिवेशन थे हमारे इसको लेकर। तो ये दोनों डेरिवेशन मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एज वेल एज यदि आप फॉरेस्ट का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल समान रूप से उपयोगी हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा मगर कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। ऐसा पूछ सकता है कि करंट किस में डिवाइड होता है, तो करंट समानांतर क्रम में डिवाइड होता है। वोल्टेज किस में डिवाइड होता है, तो वोल्टेज सीरीज में श्रेणी क्रम में डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के मध्य। तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है। अब एक छोटा सा मान लेकर हम श्रेणी और समानांतर क्रम के लिए क्या करते हैं, मान निकाल कर देखते हैं और एक कंक्लूजन हम निकालते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी बात है कि यहां उस चीज को लेते हुए चल रहा हूं। मान लेते हैं दो प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध जैसे हम यहां बात करते हैं, ये इस तरीके से मान लेते हैं दो प्रतिरोध लिया, R1 इज इक्वल टू 3 ओम लिया और R2 इज इक्वल टू मैंने 5 ओम ले लिया। अब देखें इन दोनों रेजिस्टेंस को पहले हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम में। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2। ये श्रेणी क्रम के लिए है और ये समानांतर क्रम के लिए है, समांतर के लिए। यहां ओवरऑल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर। सीरीज में R का वैल्यू R1 प्लस R2 है और पैरेलल में R का वैल्यू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है।
अब इसमें वैल्यू रखो, R इज इक्वल टू R1 की जगह 3 ओम और R2 की जगह 5 ओम। 3 और 5 कितना हो गया? 8 ओम ओवरऑल रेजिस्टेंस। यहाँ 1/R का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1/3 प्लस 1/5। इसको हल कीजिए, 5 एकम 5 धन ये 3 है और ये 1 है, 3 एकम 3 बटे 5 दिया कितना हो गया? 15। तो 1/R का मान 5 धन 3 बटे 15 है, तो 1/R का मान कितना बराबर हो गया? 8/15, या R का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/8। इसको R/1 लिख लिया तो इसको 15/8 लिख लिया हमने। यहां भी हम R का मान निकाल रहे थे, यहां भी हम R का मान निकाल रहे हैं। यहां R का मान कितना है? 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गया 7, 70, 8 8 64, 1.8 ओम समथिंग आया। अब देखिए दोनों में दो प्रतिरोध तो हमारे बराबर थे, 3 ओम और 5 ओम, चाहे श्रेणी के लिए चाहे समानांतर के लिए। इन दोनों को संयोजित करके जब श्रेणी में जोड़े तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना मिला अपने को? 8 ओम। और इनको जब समानांतर में यदि हमने संयोजित किया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें? 1.8 ओम। तो देखेंगे श्रेणी क्रम कुल प्रतिरोध के मान को बढ़ा देता है, अर्थात ये 8 ओम जो है वो 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। जबकि समांतर क्रम की बात करें, ये 1.8 ओम जो है 3 ओम और 5 ओम दोनों से छोटा है। तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध बढ़ाने का कार्य करता है और समांतर क्रम प्रतिरोध को घटाने का काम करता है, और हम चाहते हैं प्रतिरोध कम से कम रहे। इसीलिए जो घरेलू विद्युत परिपथ है वो समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके और भी कारण है, उसको अगले हम लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ कैसे होता है और क्यों होता है। अब हमने इनके ऊपर बात किया, इसमें एक और कंक्लूजन है, श्रेणी क्रम में ओवरऑल रेजिस्टेंस का मान, जितने रेजिस्टेंस का हम श्रेणी क्रम निकालते हैं उसके सबसे बड़े मान से भी बड़ा होता है। इन दोनों में सबसे बड़ा मान है 5, 5 से भी बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू। जबकि समानांतर क्रम में ओवरऑल जो वैल्यू रहता है, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी छोटा होता है। तो ये एक इसका कॉमन कंक्लूजन है श्रेणी और समानांतर क्रम को लेकर। अब अगले क्लास में हम श्रेणी और समानांतर क्रम से संबंधित न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि कितने प्रकार के संभवतः सर्किट बनते हैं, उन सभी सर्किट का हमको सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। और ये दोनों परीक्षाओं के लिए, फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी और मेंस के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते और पढ़ते हुए जाइए। धन्यवाद।